Hey guys, good morning. How are you all? I hope you all are doing so much great. जैसे कि आप सबको पता है कि भी हम लोग सभी क्लास 12 की जो वीडियोस हैं, क्लास 12 की जो हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं सबकी वीडियोस लेकर चल रहे हैं इसी वीडियो की प्लेलिस्ट जो है ना उस प्लेलिस्ट के अंदर। अब इसी क्रम के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक निकल कर आता है वो है कि अपने पास यदि कोई विद्युत द्विध्रुव हो तो उसके अक्ष पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर ई वेक्टर की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो कितनी सिंपल सी बात है। सबसे पहले तो भाई बात ही आई कि सर हमें ये तो बताओ कि विद्युत द्विध्रुव कहते किसे हैं। हमें तो ये भी नहीं पता, हमारे स्कूल में तो हमें ये भी नहीं पता है कि विद्युत द्विध्रुव कहते किसे। जो कितनी सिंपल सी बात है, बहुत ही आसान सी बात है, पूरी फिजिक्स बहुत सिंपल सी है। देखना, मैं कहता हूं अपने पास कोई एक चार्ज है यहाँ पे जिसका नाम है Q, ऐसे कोई दूसरा चार्ज भी अपने पास है यहाँ पे जिसका नाम है अपने पास Q। ये दो अपने पास चार्ज है, एक बार मान लिया अपन। अब एक चार्ज में माइनस का मान और दूसरा चार्ज में प्लस का मान हो। देखो ये भी Q है, ये भी Q है। Q होने का मतलब क्या है कि अगर एक चार्ज अपना है वो 5 कूलाम का है तो दूसरा वाला चार्ज भी अपना 5 कूलाम का होगा, ठीक है। इफ दिस चार्ज इज ऑफ 5 कूलाम्स देन दिस चार्ज इज आल्सो विल बी 5 कूलाम्स। बट इन दोनों की अगर आप नेचर देखो तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, यानी दोनों आवेश ऐसे हैं जिनका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन दोनों की अगर मैं नेचर की बात करूं, दोनों की प्रकृति की यदि मैं बात करूं तो वो कैसी है, ऑपोजिट है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, यहां से लेके यहां तक, इस डिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं 2a से। ये 2a इनके बीच की डिस्टेंस है, ये इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट होता है O। तो अगर देखो मुझे आप बताओ ये कंप्लीटेड डिस्टेंस यदि 2a है तो ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, चूंकि हाफ है तो वो कितनी हो जाएगी a, और ये वाली बची हुई भी हाफ a हो जाएगी। ये तो सिंपल सी बात है। अब बात ये आई कि सर द्विध्रुव कहते किसे, आपने बताया नहीं। बेटा मैंने बता दिया, अब देखो इसको गौर से सुनना। मैं कहता हूं समान परिमाण किंतु प्रकृति में विपरीत आवेशों के युग्म को जो एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब ये जो डिस्टेंस है ना 2a, इन दोनों के बीच की ये बहुत ही छोटी, बहुत ही अल्प है, इसलिए हम लोग इस परिभाषा को अन्य शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि अति अल्प दूरी पर स्थित किन्हीं दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों के युग्म को, पेयर बन रहा है ना, एक युग्म बन रहा है, युग्म को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब अपने जो टॉपिक है वो अपन से क्या निकलवाने जा रहा है उसको सुनना। अपना टॉपिक अपन से कह रहा है कि भाई अगर आपके पास ये कोई विद्युत द्विध्रुव है तो इसके अक्ष पर आपको यदि कोई एक बिंदु मिल जाए, मान लो यहां पर कोई एक बिंदु मिल जाए P, जो कि इसके केंद्र से स्मॉल r डिस्टेंस पर हो, तो इस पॉइंट P के ऊपर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर दो, यानी ई वेक्टर की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर दो। कर देंगे। इसका काम अपन से पूछवाना है, पूछना है, अपना काम इसको बताना है। तो कितना आसान है हमारे फिजिक्स का इस चैप्टर का। मैं यदि आपसे बात करूं तो सबसे पहला डेरिवेशन आप इसको कह सकते हो, बहुत ही आसान सी बात है। देखो इसको फटाफट हम लोग अभी देख लेते हैं। अपन सभी जानते हैं कि भाई अगर अपन को किसी पॉइंट के ऊपर ई वेक्टर की वैल्यू को निकालना है, ई वेक्टर का मतलब क्या है, जो अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करने जा रहे हैं, तो जो ई वेक्टर अपन को फाइंड आउट करना है, इस ई वेक्टर का फॉर्मूला ये होता है E बराबर KQ बटा R स्क्वायर। ये हम लोग पहले पढ़ चुके कूलाम के नियम के जस्ट बाद है। अब ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब देखना मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे K तो है, एक कांस्टेंट, एक नियतांक होता है। Q वो चार्ज होता है जिसके कारण अपन ई वेक्टर निकालना चाहते हैं, और जो बट्टा में यहाँ पे R स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे R वो डिस्टेंस है उस चार्ज से उस पॉइंट की जहां पर अपन को ई वेक्टर फाइंड आउट करना है। अब सुनना, इस पॉइंट के ऊपर अपना ई वेक्टर जो होगा वो इस वाले चार्ज के कारण भी होगा और इस वाले चार्ज के कारण भी होगा, यानी ये वाला चार्ज भी यहाँ पर ई वेक्टर लगा रहा है और ये वाला चार्ज भी यहाँ पर ई वेक्टर लगा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट P के ऊपर जो रिजल्टेंट ई वेक्टर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो आप लोग निसंकोच होकर मुझे बताएंगे कि सर ये वाला जो चार्ज है और ये वाला चार्ज है, दोनों के कारण अलग अलग जो ई वेक्टर है ना, उन दोनों को जो अपन कंबाइन कर देंगे, जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तब जाके हमारा जो रिजल्टेंट ई वेक्टर है वो इस पॉइंट P के ऊपर अपन को मिलने लग जाएगा। बस हो गया अपना काम, इतना सा ही काम है। देखो मुख्यतः मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ ऑफलाइन तो मैं बताता हूँ कि जो चील है ना, चील, उसकी खास बात होती है वो भले ही ऊपर 1 किलोमीटर ऊंचाई पर क्यों ना उड़ रही हो, लेकिन उसकी जो निगाहें है ना, जो बाज की अपन बात कर लेते हैं, चलो चील की बजाय अपन बाज की बात करते हैं, बाज की निगाहें एकदम नीचे जो धरती के ऊपर उसका शिकार चल रहा होता है ना, उसके ऊपर रहती है। वो 1 किलोमीटर ऊपर से अपनी जो दृष्टि है वो उसके ऊपर गड़ाए रखता है, उसका शिकार जिधर भी जा रहा है वो चील की नजर उसके साथ साथ जा रही है। जैसे ही चील नीचे की तरफ आएगी तुरंत अपने शिकार को लपक के अपने साथ ले जाएगी, या जो आपका बाज है वो तुरंत अपने शिकार को लपक के अपने साथ लेके चला जाएगा। ऐसा कब संभव है? ऐसा तभी संभव है जब चील की जो निगाहें वो अपने पूरी तरह से टारगेट के ऊपर हो। तो बच्चों हमारा जो टारगेट है वो यही है, इस पॉइंट P के ऊपर अपन को ई वेक्टर फाइंड आउट करना है, और वो कैसे आएगा, इसके कारण ई वेक्टर और इसके कारण ई वेक्टर दोनों को जोड़ने से आएगा। ये अपन को पता चल गया। अब इसके बाद तो पूरी गणित है, उसको अपन आराम से कर लेंगे। देखो कैसे करते हैं। मैं कहता हूं इस पॉइंट P के ऊपर जो अपना टोटल
इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी पॉइंट पी के ऊपर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके बराबर होगा, जो हमारा पॉइंट ए के ऊपर चार्ज है, इसको मैं पॉइंट ए नाम देता हूँ, देखो इसको मैं पॉइंट बी नाम देता हूँ ताकि अपने लिए थोड़ा सा करना आसान हो जाए। पॉइंट ए के ऊपर जो हमारा चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लस पॉइंट बी के ऊपर जो हमारा चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों का जब अपन एडिशन कर देंगे ना तब जाके हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉइंट पी के ऊपर है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब ये तो हमारा मेन टारगेट है, मेन गोल है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं। जब अपन इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे तो अपन इस इक्वेशन फर्स्ट के दोनों को पुट कर देंगे, जिससे अपना फाइनल जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। अब सुनना कैसे निकालता है अपन। मैं पहले बात करता हूँ इस ई ए वैक्टर की। इस ई ए वैक्टर को हम लोग कैसे फाइंड आउट करें, या ए वेक्टर के बिना लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि अपन बिना सदिश की बात करें तो भी हमारा काम चल सकता है यहाँ पे। अब सुनो, ई ए का मान, अब अपन जानते हैं ई का फॉर्मूला होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है। अब के तो कांस्टेंट है, वो तो सबके लिए इक्वली रहता है, सेम ही रहता है, तो के रह गया। अब देखो क्यू, वो चार्ज जिसके कारण अपन बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये चार्ज कौन सा है, माइनस क्यू है ना, तो क्यू तो यहाँ पे आएगा। अब चूंकि ये माइनस का भी है तो आगे मैं माइनस का सिंबल लगा दूं, माइनस का साइन लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं। बटा अब यहां पे देखना ये है आर स्क्वायर। आर वो डिस्टेंस है जो कि उस चार्ज से उस पॉइंट के बीच की होती है जहां पे अपन को ई वेक्टर फाइंड आउट करना है। अब यहां पे देखना है प्यारे बच्चों, ये वो चार्ज है और ये वो पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस हमें लिखनी है यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर। अब वो कैसे निकले, बहुत आसान है बच्चों। बताओ मुझे यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस अपन को दे रखी है, कितनी, आर है, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस भी अपने पास कितनी है, ए है। अब समझ आया मैंने शुरुआत के अंदर ए और ए अलग अलग क्यों लिखा, अपन तो 2a लिखते हैं, हमेशा लिखते हैं, लेकिन ए और ए इसलिए लिखा ताकि अपन को जोड़ना पड़े या घटाना पड़े तो अपन आराम से घटा ले, ज्यादा अपन को सोच विचारी नहीं करनी पड़े। तो देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस तो आर है, फिर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी, ए है, यानी इस चार्ज की इस पॉइंट पी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई हमारे पास, सिंपल सी बात है आर प्लस ए। और चूंकि हमारा फॉर्मूला कहता है कि आर के ऊपर आप स्क्वायर भी लगाओ, तो हम लोग इसके ऊपर क्या कर देते हैं, स्क्वायर भी लगा देते हैं। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत ही नहीं। यानी हमारे पास इन दो में से एक चीज की वैल्यू आ गई, किसकी, ई ए की, वो कितनी आई, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। सिंपल सी बात। अब अपन बात करते हैं सेकंड की, ई बी वेक्टर की, या ई बी लिख रहा हूँ बिना वेक्टर के मैं। ये देखो फॉर्मूला का के तो रहेगा क्योंकि के तो एक कांस्टेंट है, वो तो सबके लिए सेम रहता है। अब क्यू वो चार्ज जिसके कारण अपन को बात करनी है, तो वो चार्ज कौन सा है, प्लस क्यू है। सिंपल सी बात, तो मैं यहाँ पे क्यू लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय आर वो डिस्टेंस इस चार्ज और इस पॉइंट पी के बीच की डिस्टेंस, देखो कितनी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। हम जानते हैं भाई यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस तो कितनी है, आर है, और ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ गई ना जो अपन को नहीं चाहिए वो कितनी है, ए। तो अगर मैं इस पूरी आर में से ये इतनी जो अपन को नहीं चाहिए इसको मैं निकाल दूंगा तो अपने पास इतनी बचेगी ना जो अपन को चाहिए, यानी आर में से मैं यदि ए को घटा दूं तो अपने पास वो डिस्टेंस आ जाएगी। कितनी सिंपल सी बात है सर, यानी आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपन यहाँ पे कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 3 आएगी। कुछ नहीं करना बच्चों, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड से जो वैल्यू है ना उसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट कर दो, तो आपके पास पॉइंट पी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वो आ जाएगी। बस उसके बाद नॉर्मल सी गणित बचते जिसको आप लोग कर ही लोगे। देखो देखते हैं अपन, ई पी इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करो, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का स्क्वायर, फिर ये प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है ना, सिंपल सी बात है। अब इतना तो अपन ने कर लिया, अपना जो रिजल्ट है ना वो तो अपन को मिल चुका, लेकिन मेरे प्यारे साथियों गणित अभी खुश नहीं हुई। अपन को फिजिक्स के साथ गणित को भी तो राजी करना है। गणित कहती है यार बेटा थोड़ी तुमने 10th तक गणित पढ़ कर आए तुम लोग, थोड़ा सा इसको सोल्व तो कर दो, मेरी इज्जत तो बचाओ, 10th तक मुझको पढ़ा है। तो अपन भी कहते हैं यार चलो गणित अपने से इतना कह रही है और इतना हमारे डेली रूटीन के अंदर गणित यूज आती है, तो उसको नाराज क्यों करें, अपन थोड़ा सा उसको सोल्व और कर लेते हैं। देखना प्यारे साथियों मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ ईपी इक्वल्स टू, अब देखो दोनों के अंदर क्या चीज कॉमन आपको दिख रही है, दोनों के अंदर ही आपको के और क्यू कॉमन दिख रहा है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, के और क्यू दोनों को मैं कॉमन लेके बाहर लिख लेता हूं और एक ब्रैकेट बनाता हूं। अब सुनना, ये तो माइनस का टर्म है, तो माइनस वाले को अपन देखो जनरली माइनस से अपन परहेज किया करते हैं, तो माइनस वाले को अपन बाद में लिख देते हैं, प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, तो इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। आप भले ही 4 + 3 करो, भले ही आप 3 + 4 करो, आपका जो रिजल्ट है वो दोनों ही केस के अंदर कितना आएगा, 7 ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं पहले इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ। अब ऊपर देखो के क्यू तो आ चुका बाहर कॉमन, तो अंदर क्या बचा, ऊपर तो 1 और बट्टा में ये चीज बची, यानी 1/r माइनस ए का स्क्वायर, फिर ये माइनस का साइन, फिर यहाँ पे भी ऊपर तो 1 बचा डिवाइडेड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं किसी को, बड़ी सिंपल सी बात है। अब देखो क्या करना है, अब आपको करना है इसको सॉल्व। अब इसको सॉल्व करना आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये आपका रफ काम है।
जैसे मैं आपको इसके बाद अगले स्टेप लिख के दे रहा हूं, आपको ठीक वैसे के वैसे एग्जाम में सीधे अगली स्टेप लिखनी है, क्योंकि आपको एग्जामिनर को ये नहीं दिखाना कि मुझे गणित आती है, आपको एग्जामिनर को बस ये बताना कि मुझे फिजिक्स आती है। तो इसकी जो गणित है ना कैलकुलेशन की, वो तो आपको यहाँ पे सीधे तौर पर याद रखनी है। आप रफ कॉपी के अंदर इसको करके देख सकते हो कि हाँ ऐसा ही आता है, मैं कहीं पे ऐसे ही आपको झूठ मूठ में तो नहीं बता के चला गया, तो आप रफ कॉपी में इसको सोल्व करके देख सकते हो। बाकी आपको एग्जाम में जो मैं इसके बाद में टर्म लिख रहा हूँ, आपको भी सीधा वैसे लिखना है। क्या देखना, EP इक्वल्स टू KQ तो अपने पास यहाँ पे है। अब देखो हम ब्रैकेट ऑन चालू कर रहा हूँ यहाँ पे। अब सुनना, यहाँ पे जब आप दोनों का एलसीएम लेके इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ऊपर तो आएगा 4AR डिवाइडेड बाई नीचे आएगा R² माइनस A², और ये आपका ब्रैकेट बन ऐसा ही आएगा। भले रफ कॉपी के अंदर सॉल्व इसको करके देख लेना, है ना। कहीं पे तुम लोगों का अगर नहीं आए, तुम लोगों का गणित अगर कमजोर हो, तो भले तुम लोग बाद में इस वीडियो को खत्म करने के बाद मुझे गालियां निकाल सकते हो, लेकिन सच में यही आएगा, है ना। इतने वर्षों का अनुभव है और डेली हम लोग देखते भी इसको, तो ये चीज़ें आपको मिलेगी। अब देखो बड़े सिंपल सा अपन एक काम कर रहे हैं यहाँ पे, मैं इस वाले को थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ताकि अपने पास स्पेस आ जाए और उस स्पेस को अपन यूटिलाइज कर सकें। अब सुनना सारे प्यारे बच्चों, देखो अब इसको आगे बढ़ाता हूँ मैं, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे EP इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे मेरे पास है KQ और यहाँ पे है 4AR। प्यारे बच्चों, मैं जो आपका 4 है इसको 2 × 2 लिख सकता हूँ क्या? देखो 4 को यदि मैं 2 × 2 लिख दूं तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, 2 × 2 फिर से 4 बन जाएगा। तो इस 4 को मैं तोड़ रहा हूँ, 2 × 2 लिख रहा हूँ। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, 1 2 को तो मैं बाहर निकाल देता हूँ, ये लो। फिर एक K लिखा हुआ था, मैंने K लिख दिया, और जो बचा हुआ 1 2 और है ना, उसको मैं देखो क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास Q है, एक तो 2 ये रहा, इसके साथ में देखो ये A रहा, और ये जो आपका Q है ना मल्टीप्लाई के अंदर, इस Q को इसके साथ में ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गया, और ऊपर कुछ बच रहा गया, देखो R ऊपर बच रहा है, तो इस R को अपन यहाँ पे साथ में लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय। अब नीचे देखना R² माइनस A²। प्यारे बच्चों इसको भी समझना क्या चीज़ है, मैं क्या कहने जा रहा हूँ आपको। मैंने आपको ये बताया थोड़ी देर पहले, जब अपने द्विध्रुव की परिभाषा पढ़ी थी, तो मैंने ये कहा था अति अल्प दूरी पर स्थित किन्हीं दो समान परिमाण किंतु प्रकृति में विपरीत आवेशों के युग्म को हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस थी ना 2a, वो बहुत 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 ज्यादा छोटी थी। अब बहुत ज्यादा छोटी थी का मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी थी, लेकिन ये जो डिस्टेंस r है ना, जो कि इसके अक्ष पर कोई बिंदु है, कहीं पे भी हो सकता है, वो डिस्टेंस कितनी भी ज्यादा हो सकती है। मेरे कहने का मतलब है कि जो आपका r है ना, इट कैन बी वेरी वेरी ग्रेटर देन टू a, और जब अपन किसी एक बड़ी संख्या का स्क्वायर कर देंगे और छोटी संख्या का स्क्वायर कर देंगे, तो इनका जब कंपैरिजन करेंगे तो ये अंतर और ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी एक बड़ी संख्या का आपने स्क्वायर कर दिया तो वो संख्या बढ़ जाती है, एक छोटी संख्या का आपने स्क्वायर किया तो वो और ज्यादा घट जाती है। जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं, आपको सर ऐसे कैसे बात करो, ये लो ये 0.2 है, मैं इसका स्क्वायर करता हूँ। छोटी संख्या थी, एक मैं कर रहा हूँ, मान लो 2 है, इसका स्क्वायर कर दो। देखो 2 बड़ी संख्या थी, 2 का स्क्वायर तो क्या आएगा, 4 आएगा, लेकिन मैं यदि इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये मिलेगा मुझे 0.04। सोचो ये संख्या पहले से छोटी थी और स्क्वायर करने के बाद और ज्यादा छोटी हो गई, ये संख्या पहले से बड़ी थी और स्क्वायर करने के बाद और ज्यादा बड़ी होगी। तो मुझे बताओ आप लोग, एक बहुत बड़ी संख्या में से बड़ी तुच्छ सी छोटी सी संख्या यदि अपन घटा भी देंगे, सब्ट्रैक्ट कर भी देंगे, तो इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात ठीक वैसी है जैसे यदि आप किसी बड़े सारे प्रशांत महासागर जैसे समुद्र के अंदर से एक गिलास पानी का निकाल भी लोगे ना, तो समुद्र देवता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही बात यहाँ पे, यानी कि अगर मैं इस r² में से a² को घटाता हूँ तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे खाली, अरे सॉरी, एक चीज यहाँ पे और मेरे से मिस होगी, वो बता रहा हूँ, स्क्वायर हो रहेगा, है ना, मुझसे ये चीज मिस हो गई थी। ये जो आप इसका रिजल्ट आप यहाँ पे लिखोगे तो उसके ऊपर आपको स्क्वायर और मिलेगा, माफ करना मेरी से ये गलती हुई थी, त्रुटि को मैंने सुधार लिया। अब ये जो स्क्वायर लग रहा है वो तो ऊपर लग रहा है, लेकिन अपन इनकी बात करें, r² में से आप a² घटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, खाली r² लिख सकता हूँ, और न केवल r² लिख सकता हूँ, ऊपर देखना ये स्क्वायर और है इसके ऊपर, तो ये r² तो पहले से था, उसके ऊपर स्क्वायर और लगा तो पावर को 4 बना देगा, यानी r की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अभी आपको अलग नहीं दिखे, कोई चीज अलग नहीं, इसलिए मैं इसको ब्लैक से ही वापस लिख देता हूँ, r की पावर 4, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे एक पावर थी और यहाँ पे पावर 4 थी, तो एक एक पावर कम होगी दोनों साइड में। अब देखना प्यारे साथियों क्या बचा, EP बराबर 2k। अब यहाँ पे तो बट्टा में तो देखो r की पावर 3 बच जाएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्यारे साथियों यहाँ पे मैंने इसको ब्रैकेट में अलग से 2a क्यों लिखा, ऐसे लिख दिया, ऐसे मैंने बढ़ जाएगी, कुछ तो सोचा समझा होगा, जरूर सोचा समझा था। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था इससे थोड़े टाइम पहले, उसका नाम क्या था, द्विध्रुव आघूर्ण, याद आ रहा है, डाइपोल मोमेंट। देखो डाइपोल मोमेंट क्या था, अपन ने कहा था कि द्विध्रुव में से किसी भी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी
इनके बीच की दूरी कितनी है 2a। इनके गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लोग लिखते हैं p से, यानी 2aq की जगह मैं क्या लिख सकता हूं p लिख सकता हूं, यानी हमारा 2aq क्या बन गया p बन गया। ये लो मेरे प्यारे साथियों, ये आपके पास फॉर्मूला वो टर्म आ गई जिसके बारे में हम लोग इतनी देर से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। मैं बाकी रफ काम को देखो यहां से हटा रहा हूं, ये लो, ये अपना सारा काम जो है वो अभी ओरिजिनल फेयर काम है। सुनना दोबारा क्या करना था अपन को, और अपन ने क्या किया, अपने पास एक विद्युत द्विध्रुव था, इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P था जिस पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना था। इसके लिए अपन ने क्या देखा, अपन को पता भाई अगर अपन को इस बिंदु पे ज्ञात करना है तो इसके कारण और इसके कारण विद्युत क्षेत्र होगा, उसकी तीव्रता होगी। तो मैंने क्या किया, इसके कारण विद्युत क्षेत्र कितना वो निकाल लिया, इसके कारण कितना वो निकाल लिया, और दोनों को मैंने जोड़ दिया। और जब दोनों को मैंने जोड़ा यहाँ पे, तो जोड़ने के बाद मुझे कुछ इस प्रकार से प्रक्रिया करते हुए फाइनल रिजल्ट ये मिला। यानी किसी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है प्यारे साथियों, वो क्या होता है 2kp/r³ होता है। बड़ी सिंपल सी बात। ये प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेहद महत्वपूर्ण होता है, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक जो प्रश्न होता है वो जब अपन अगला डेरिवेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर आपको बताऊंगा। ये तो अपन ने क्या किया, किसी द्विध्रुव की अक्ष के ऊपर बात करी है। अब ऐसे द्विध्रुव की निरक्ष के ऊपर भी अपन ए वेक्टर की वैल्यू जो फाइंड आउट करते हैं, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है वो आपको खासा पसंद आई होगी। यदि ऐसा है प्यारे साथियों, तो देखो निसंकोच होकर आपकी जितने भी कक्षा सहपाठी है सबके साथ आप इस वीडियो को प्लीज शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।